भारत के उत्तर पश्चिम वाले इलाके में जब राजनीतिक शून्य का स्थिति उत्पन्न होता है, मतलब मसाला उत्पादक क्षेत्र था, मसाला यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता था, प्रोडक्शन होता था, कि जब अपने घर में फूट पड़ जाए तो बाहर वाला तो कब्जा करेगा ही। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हिस्ट्री के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मुगल साम्राज्य की परिधि के बाहर के राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें त्रावणकोर का राज्य और मैसूर का राज्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 18वीं सदी के भारत में एक सफल राज्य उभर करके आए थे। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे ब्रिटिश काल के दौरान, जब हम उसके बारे में जब चर्चा करेंगे क्लासों में तब। वैसे मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर में कई सारे राज्य थे, लेकिन सफल राज्य इन दोनों का ही माना जा रहा है। अब आपको एक चीज ध्यान करा दें कि हमने कुछ क्लासों में ये डिस्कस किया कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद, मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद कई सारे नए नए राज्यों का उद्भव होता है। भारत में एक बार फिर से बहुराज्यीय व्यवस्था कायम होता है, जिसमें उत्तराधिकारी राज्य जिसको कह रहे हैं हम, बंगाल, अवध, हैदराबाद, इन सब राज्यों के बारे में। फिर हमने बताया विद्रोह के द्वारा जो मुगल साम्राज्य से विद्रोह करके जो राज्य उभर करके आए थे उनके बारे में। तो ये दोनों राज्यों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब बचा हुआ है मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर का राज्य। इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होने वाला है, छोटा सा ही क्लास होने वाला है, लेकिन हम लोग जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, देखिए, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला राज्य जो हमारा है वो है मैसूर का राज्य। इसके बारे में समझते हैं। देखिए, मैसूर राज्य, देखिए, हमने कुछ दिन पहले बताया था, जब मराठा साम्राज्य के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उस समय हमने बताया था कि इस इलाके में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था पहले। मोहम्मद बिन तुगलक वंश की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तुगलक वंश के टाइम में ही ये दक्षिण वाले इलाके में उसका विघटन हो जाता है, और विघटन होने की वजह से ये दो इलाकों में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है बहमनी राज्य और एक हो जाता है विजयनगर साम्राज्य। एक हो जाता है विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य मुस्लिमों का साम्राज्य हो जाता है और ये हिंदू लोगों का साम्राज्य हो जाता है, विजयनगर साम्राज्य। लेकिन विजयनगर साम्राज्य का भी जब ये विलीन होने लगता है, विजयनगर साम्राज्य कमजोर पड़ने लगता है, तो वहाँ के एक ओडियार राजा क्या करते हैं कि इसको जो है ओडियार, देखिए कई जगह आडियार भी लिखा होता है, वैसे आप ओडियार मानकर चल सकते हैं, ठीक है। ओडियार राजा ओडियार वंश का स्थापना कर देते हैं विजयनगर साम्राज्य को विस्थापित करके, और ओडियार वंश का स्थापना करके मैसूर राज्य, विजयनगर साम्राज्य को हटा करके मैसूर राज्य का स्थापना करते हैं, ठीक है। तो मैसूर राज्य का स्थापना ओडियार शासक के द्वारा किया जाता है। अब ओडियार वंश यहाँ चलता है, तो ओडियार वंश जब यहाँ पर चल रहा है, देखिए थोड़ा सा आपको हम बताते हैं, इसका मैप थोड़ा दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो इलाका है ना, ये इलाका, ये आप देख सकते हैं, ये मैसूर राज्य का इलाका है। देखिए ये जो इलाका है दक्षिण भारत में मैसूर राज्य का इलाका है, ठीक है। अब देखिए इसकी स्थापना किसने किया, यहां पर आते हैं फिर से। देखिए इस मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया, ओडियार वंश शासक ने, ठीक है। ओडियार वंश के शासक ने इसकी स्थापना किया। अब जब ओडियार शासक जब कमजोर होने लगे, ओडियार शासक जब कमजोर हो गए, तब ओडियार वंश का ही एक सेनापति था
ओडियार राजा का ही एक सेनापति था जिसका नाम था हैदर अली। आपने नाम सुना होगा इसका, हैदर अली का। ठीक है, हैदर अली ने क्या किया, एक महत्वाकांक्षी सेनापति था, चाहता था कि हमारा भी राज्य हो जाए। तो इसने क्या किया, मैसूर की गद्दी पर ओडियार शासक को हटा करके मैसूर की गद्दी पर खुद ही बैठ गया। और ये खुद ही कैसे किया, एक तो ये अच्छा सेनापति था, इसको सैनिक व्यवस्था में अच्छी नॉलेज थी और खुद भी मजबूत था। और दूसरा, इसने फ्रांसीसियों की सहायता ली। किसके लिए? फ्रांसीसियों की इसने फ्रांसीसियों की सहायता ली। और फ्रांसीसी जो आप ध्यान कीजिए, आपको वैसे हम बताएंगे, बताया तो नहीं है, आपको बताएंगे कि पुर्तगाल, फ्रांसीसी, ब्रिटिश ये सब भारत में व्यापार के लिए आए थे। तो उसी समय फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली जो है ओडियार शासक को हटा देता है मैसूर की गद्दी से और खुद ही स्थापित हो जाता है। और फ्रांसीसियों की सहायता से ही अपनी सेना का आधुनिकीकरण करता है, मॉडर्नाइजेशन करता है, अपनी सेना को और बेहतर बनाता है तकनीकों के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा। कई सारे शस्त्रागार का निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाता है? शस्त्रागार। देखिए, शस्त्रागार कहने का मतलब जहां पर शस्त्र रखा जाता हो, ठीक है, शस्त्र यानी हथियार वगैरह की बात कर रहे हैं, जहां पर रखा जाता है, वैसे शस्त्रागार का निर्माण करवाया हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से, और अपनी सेना व्यवस्था में बेहतर एक शासन मतलब व्यवस्थित किया। आपको हम आगे बताएंगे वैसे कि ब्रिटिश से मतलब ब्रिटिश को हराने वाला पहला शासक यही था पूरे भारत में, हैदर अली ही था जो ब्रिटिश को पहली बार हराया था। ठीक है, फ्रांसीसियों की सहायता से है, लेकिन हराया तो सही था। उसके बाद इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था टीपू सुल्तान। इसका बेटा हुआ टीपू सुल्तान। देखिए, टीपू सुल्तान इससे भी बेहतर साबित हुआ, प्रभावशाली शासक बना और वे आधुनिकीकरण पर जोर दिया, अपने सेना को बेहतर बनाया। लेकिन टीपू सुल्तान का जो नेचर था वो हैदर अली के एकदम उलट था, मतलब अलग था। वैसे इसने अंग्रेजों को तो मतलब तबाह करके धर दिया पूरा, मतलब अंग्रेजों को विवश कर दिया। कई सारी चीज़ें अंग्रेजों के साथ किए, आपको हम डिस्कस करेंगे आगे। अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध भी करता है। आंगल मैसूर का युद्ध 4 बार होता है, चौथा बार में बेचारा मारा जाता है। लेकिन देखिए, मारा क्यों जाता है? मराठा साम्राज्य, निजाम जो हैदराबाद के थे और ब्रिटिश तीनों मिल करके आते हैं। अब देखिए, मराठा यदि सपोर्ट नहीं करता ब्रिटिश को तो शायद ये मैसूर राज्य का खात्मा नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपने घर में फूट पड़ जाए तो बाहर वाला तो कब्जा करेगा ही, तो यही हाल है। लेकिन टीपू सुल्तान के बारे में बात करेंगे एक अच्छा शासक के तौर पर। इसका नाम भी आपने सुना होगा, एक अच्छा शासक के तौर पर ये उभर करके आया था। वैसे ये सारे धर्मों को भी जो है व्यवस्थित ढंग से सारे धर्म को मानता था और सद्भाव की नीति अपनाता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने धर्म के लेके। तो ये पूरा व्यवस्था था मैसूर राज्य का। मैसूर राज्य के बारे में आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे की चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको चर्चा इसलिए की है ताकि आप इसके बारे में परिचित हो जाए, बस सिर्फ इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं। इसके बारे में डिस्कस आगे करेंगे। दूसरा जो राज्य है वो है त्रावणकोर का राज्य। त्रावणकोर का राज्य, त्रावणकोर राज्य। देखिए, केरल में जो राज्य थे वो कई राज्य उभर करके आए थे जो मुगल परिधि के बाहर के राज्य थे। केरल में उसमें जैसे कालीकट का नाम आपने सुना होगा। कालीकट एक बंदरगाह था, प्रमुख बंदरगाह था, जहां पर जमोरिन के जो शासक थे। जो पुर्तगाल जब आता है तो जमोरिन क्या करते हैं, पुर्तगालियों को संरक्षण देते हैं और अब व्यापारियों से। ये हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो कालीकट एक राज्य था। दूसरा कोचिन का नाम आपने सुना होगा, वो भी राज्य था। चिरक्कल का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, चिरक्कल, या फिर कई लोग सुने भी होंगे। चिरक्कल भी एक राज्य था।
तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती है जो मतलब हम लोग जानते भी हैं, सुनते भी हैं, कई सारी चीज़ें नहीं भी सुनते हैं, कोई बात नहीं उसमें। तो चिरक्कल का राज्य, वैसे इन सब राज्यों में एक त्रावणकोर का राज्य था, केरल में है, जो सफल राज्य वहाँ पर उभर करके आया था। इसकी स्थापना मार्तंड वर्मा के द्वारा किया जाता है। देखिए त्रावणकोर राज्य में मार्तंड वर्मा का नाम आपने शायद सुना होगा। देखिए मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राज्य को बेहतर राज्य में तब्दील कर दिए। वो कैसे किए? इस राज्य में कर और वित्तीय प्रणाली की सुधार किया, व्यवस्था किया। कर जो टैक्सेस होते हैं, टैक्स लेने का जो तरीका होता है, सिस्टम होता है, उसको बदलाव किए। वित्तीय व्यवस्था में बदलाव, फाइनेंशियल चीज़ों में वो बदलाव किए। अपनी सेना का आधुनिकीकरण किए। इनका एक और श्रेय दिया जाता है, जो डच थे, डच जिसको अभी हॉलैंड कहते हैं, वह 4 कंपनी भारत में आए थे, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, ये सब। तो डच को मार भगाने का, खदेड़ देने का जो काम किए, वो श्रेय मार्तंड वर्मा को ही जाता है। तो डचों को खदेड़ने का जो श्रेय जाता है, डचों को खदेड़ने का श्रेय किसके पास जाता है? मार्तंड वर्मा के पास। ठीक है, डच जो मतलब डच कंपनी जो थी ना, जिसको अभी हॉलैंड के नाम से जानते हैं, उनको। तो मार्तंड वर्मा भी एक त्रावणकोर के बेहतर राज्य के रूप में, मतलब बेहतर शासक के रूप में उभर करके आए थे। इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्लास में। अभी सिर्फ परिचय और कुछ नहीं, सब राज्यों के बारे में सिर्फ परिचय है और कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन है, सिर्फ एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाए ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ये 2 राज्यों के बारे में आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक और राज्य थोड़ा सा आपको हम बताते हैं उसके बारे में, क्योंकि आपके मन में थोड़ा सा जिज्ञासा होता होगा। देखिए वैसे त्रावणकोर का जो राज्य है उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैप पर दिखा दे। देखिए ये दक्षिण भारत का ये मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो इलाका है ना, देखिए ये केरल का इलाका में ये जो इलाका है, ये त्रावणकोर का राज्य है। ठीक है, मालाबार क्षेत्र ये मैसूर में चला जाता था। ठीक है, ये मालाबार क्षेत्र, देखिए मालाबार जो क्षेत्र है ना, तो मैसूर का जो हैदर अली, जो अभी हमने बताया कि वो गद्दी पर बैठा था, उसने मालाबार में जो मतलब मसाला उत्पादक क्षेत्र था, मसाला यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता था, प्रोडक्शन होता था, तो उस एरिया पर भी हैदर अली ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये मालाबार का क्षेत्र मैसूर में आता था। ये त्रावणकोर का जो एरिया है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये मार्तंड वर्मा के द्वारा। देखिए आपको थोड़ा सा इसमें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये है त्रावणकोर का राज्य। ये इलाका जो है ये त्रावणकोर का राज्य है और ये मैसूर का। तो ये मालाबार वाला एरिया है, जो मालाबार उत्पादन था, मसाला का उत्पादन वाला एरिया, उस पर हैदर अली ने ही कब्जा किया हुआ था। ठीक है, तो आपको शायद ये त्रावणकोर का एरिया शायद क्लियर हो गया होगा कहाँ पर है। अब देखिए, तो त्रावणकोर के बारे में तो बात कर ली हम लोग। एक और राज्य के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, और डिस्कस करते हैं क्योंकि आपको जानना भी जरूरी है, हमारे देश के अंदर ही था। देखिए आमेर का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, किसका? आमेर। आमेर का शासक सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह आमेर का शासक। इसकी यदि टाइम पीरियड की बात करें तो 1681 ईस्वी से लेकर के 1743 ईस्वी तक रहा था। सवाई जय सिंह का नाम आपने सब सुना होगा, हमने बताया भी था। जब जाट राज्य के बारे में हम बात कर रहे थे उस समय बताया था कि जाट राज्य में जो गोकुल जाट ने जो विद्रोह किया था, तो उसी से रिलेटेड, विद्रोह से रिलेटेड चूड़ामन नाम के एक व्यक्ति थे, जाट राज्य में है। चूड़ामन ने औरंगजेबों को, मतलब औरंगजेब के प्रति विद्रोह जाहिर कर रहे थे। तो उसी समय जयसिंह ने एक किलेबंदी में जो है किला में घेर करके चूड़ामन को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं और चूड़ामन वहाँ से मर जाते हैं। और उसके बाद बदन से जाट राज्य का स्थापना करते हैं। तो ये हमने बताया था कि जाट राज्यों की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह का श्रेय जाता है। क्लियर है?
तो सवाई जयसिंह औरंगजेब का मतलब एक मित्र के जैसा था, तो औरंगजेब ने कहा था इसको कि आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, तो इन्होंने चूड़ामन को मारने में मतलब सपोर्ट किया। जैसे जनरली आमेर के राजा थे। आमेर आपको यदि हम दिखा दें तो आमेर कहाँ पर होगा, देखिए ये वाला इलाका में, ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला जो इलाका है ये आमेर का इलाका था, ठीक है, ये वाला इलाका। जयपुर जो अभी आप देख रहे हैं ये जाटों के द्वारा जो है कब्जा किया हुआ था, लेकिन सवाई जयसिंह जब यहाँ पर जयपुर में क्या करते हैं, जब उनको मार देते हैं, मतलब वो जब आत्महत्या कर लेता है अपना चूड़ामन, तो जयपुर इनके अधिकार में चला जाता है, सवाई जयसिंह के अधिकार में। और जयपुर में एक बेहतर विज्ञान एवं कला का प्रमुख केंद्र, महान केंद्र कह सकते हैं, स्थापित किया था। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए जयसिंह जो था वो एक खगोल शास्त्री था। क्या था? खगोल शास्त्री। ये खगोल शास्त्री था, यानी एस्ट्रोनॉमिस्ट था, जो अंतरिक्ष में नक्षत्रों वगैरह इस सबसे रिसर्च करते रहता था, अंतरिक्षों का अध्ययन करते रहता था। तो एक खगोल शास्त्री था, इसने कई सारे काम भी किए अपने राज्यों के अंदर, कई सारे वेधशालाएं बनवाई जो तकनीक के आधार पर थी, जैसे जयपुर में, दिल्ली में, फिर दिल्ली उज्जैन में आप कह सकते हैं, बनारस में आप बनारस की भी बात कर सकते हैं। तो ये 4-5 जगहों पर उसने जो है एक वेधशाला बनाया था जो अंतरिक्षों के ऊपर रिसर्च करेगा। अंतरिक्ष में उसने अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक सारणी भी बनाया था। क्या बना था? सारणी, जिसको टेबल कहते हैं ना, इस तरीके से जो ऐसे बनाया होता है, इस तरीके से। तो जो सारणी डेवलप किया था, एक कौन सा नक्षत्र कहाँ पर सेट करना है, इस तरीके से जो डेवलप किया था एक टेबल के तौर पर, जो पीरियोडिक टेबल आप देखते होंगे उसको आवर्त सारणी कहते हैं। ये एक टेबल की तरह होता है कि इस तरीके से यहाँ पर ये नक्षत्र, यहाँ पर ये क्षुद्र ग्रह है, इस तरीके से। तो एक सारणी डेवलप किया था जयसिंह ने, जिसका मतलब नाम उसको देते हैं जीज मोहम्मद शाही। देखिए ये जो सारणी डेवलप किया था, जो खगोल शास्त्र का अध्ययन करने में एक सारणी डेवलप किया, एक टेबल डेवलप किया, जिसका नाम था जीज मोहम्मद शाही। ये किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने कई सारे काम किए, जैसे कि यूक्लिड का जो रेखा गणित है, बहुगुणक वगैरह, या फिर जो त्रिकोणमिति का जो बहुगुणक वाला सिस्टम है, वो चीज़ें, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये जॉन नेपियर साहब लिखे हैं अपनी रचना में, अपनी पुस्तक में, कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उसका अनुवाद संस्कृत में, यानी उसका ट्रांसलेट किया संस्कृत में, किसने? जयसिंह के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है। यानी कह सकते हैं जॉन नेपियर के द्वारा जो रचना किया गया था कि त्रिकोणमिति और रेखागणित जो यूक्लिड का है उसका इस्तेमाल कैसे करें, उस पुस्तक का अनुवाद, उस पुस्तक का ट्रांसलेशन संस्कृत भाषा में जयसिंह के द्वारा ही कराया गया था। क्लियर है? तो ये 2-4 थोड़ा सा फैक्ट है जो आपको शायद जानकारी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि कोई एग्जाम में फैक्ट भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं, ये कोई खास नहीं है, लिखने की जरूरत है नहीं। वैसे अब ध्यान में रखिए, वैसे अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने ये सारा चीज़ डिस्कस कर लिया है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर आपको बता देते हैं कि बंगाल जो उत्तराधिकारी राज्य था, उसमें बंगाल, अवध और हैदराबाद का राज था। बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में सआदत खां, जिसको बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं, सआदत खां, और हैदराबाद का निजाम उल मुल्क आसफ जहां, जिसको चिनकिलिज खां कहते थे। तो ये 3 आप ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखिए। उसके बाद आप कह सकते हैं कि विद्रोही राज्य में मराठा, शिवाजी के द्वारा एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया, मराठा साम्राज्य का नींव डाला गया शिवाजी के द्वारा।
फिर आप कह सकते हैं कि सिख राज्य का स्थापना जो है, वैसे तो सिख पंथ का स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया था, लेकिन वो राज्य निर्माण की तरफ चले गए और बाद में जाकर के गुरु नानक की मृत्यु के बाद में, गुरु गोविंद सिंह की 10वें गुरु की मृत्यु के बाद में, जब अहमद शाह अब्दाली 7वां बार आक्रमण करता है सिखों पर, उसके बाद जब वापस चला जाता है, तो भारत के उत्तर पश्चिम वाले इलाका में जब राजनीतिक शून्य का स्थिति उत्पन्न होता है, उस समय सिख के कुछ गणमान्य नेता, कुछ सरदार आपस में मिलकर के अमृतसर में एक सिख राज्य का स्थापना करते हैं, जिसमें आगे चल करके महाराजा रणजीत सिंह एक बेहतर शासक के रूप में आएंगे। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जिनको शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जाट राज के बारे में। जाट राज का स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने। फिर रूहेला राज का स्थापना अफगान शासक था जो अली मोहम्मद खां के द्वारा किया गया। और उसके बाद त्रावणकोर का राज्य, इसमें हम लोग मार्तंड वर्मा के बारे में, और मैसूर का राज्य, इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में। तो ये सारी चीज़ें थी। ये मुगल साम्राज्य के विघटन होने के बाद इतने सारे राज्यों का उद्भव हुआ। वैसे और भी कई सारे राज्य थे छोटे छोटे, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो सफल राज्य नहीं रहा था। वैसे जिसकी जरूरत पड़ेगा उस राज्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक अहोम राज था जो उस साइड में था, उत्तर पूर्वी इलाके में, उसके बारे में भी आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ क्लियर हो गया। तो कल की क्लास में हम लोग जो 18वीं सेंचुरी का पूर्वार्ध का जो भारत है, यानी कि 18वीं सदी का जो पूर्वार्ध का जो भारत है, उसका मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से ऐसे विचार हैं, आखिर ब्रिटिश क्या कहते थे, अभी का जो विचार है वो क्या कहता है, पारंपरिक विचार क्या कहता है, इन सारे विचारों को समझेंगे। और इस 18वीं सदी के पूर्वार्ध के भारत को, यानी कि 1750 से लेकर के 1700 से लेकर के 1750 तक हम कोशिश करेंगे। यानी कि देखिए 1700 से लेकर के 1750 तक के जो टाइम फ्रेम है, इसका मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं मूल्यांकन के साथ और एक अच्छी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।